आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। देखिए, ऑटो सेक्टर इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कंपनियों के पास 55 दिनों का जो है स्टॉक जो है पाइल्ड अप है, यानी इन्वेंट्री बची हुई है। गाड़ियां छोटी हो या बड़ी बिक नहीं रही। इसी समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई ने बड़ी प्लानिंग की। ऑटो लोन को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने के लिए आरबीआई ने रिस्क वेटेज को कम करने की योजना बनाई। प्रवीण सर, फाडा ने भी आरबीआई से अनुरोध किया था कि वो रिस्क वेटेज में कटौती करे और ऑटो लोन पर रेपो रेट में जो कटौती का फायदा है वो जल्दी और सभी बैंकों द्वारा समान रूप से पास ऑन किया जाए। विशेष रूप से इन्होंने खिंचाई की थी प्राइवेट सेक्टर बैंकों की। उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो धीमी ट्रांसमिशन करते हैं, जिस वजह से जो फ़ायदा है वो हमें नहीं हो पाता और पूरी इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये फाडा की रिपोर्ट को भी समझाइए और उसके बाद ये रिस्क वेटेज वाला मामला है क्या? नहीं, देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जो ऑटो डीलर्स हैं जो खुद को एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर कराते हैं, एक तो फ़ायदा उनको होगा। और एक तरह से मैं कहूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि ऑटो सेक्टर को सबसे मुश्किल दौर से निकालने की अब जिम्मेदारी एक तरह से रिजर्व बैंक ने उठा ली है। उस तरह की कोशिशें रिजर्व बैंक ये विचार उसमें कर रहा है जी। तो एक तो ऑटो डीलर्स की समस्या है, जिनको कर्ज लेना पड़ता है अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए, और जब इन्वेंट्री बिकती नहीं है तो उनको ब्याज उस पर देना पड़ता है। एमएसएमईज के तौर पर ऑटो सेक्टर के एमएसएमईज जो हैं, जो डीलर्स हैं, उनको जो फाडा कह रहा है और जो बाकी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको बैंक कर्जा देने में आनाकानी करते हैं। एक तो जो रिस्क वेटेज कम होगा तो इसका फ़ायदा होगा, और फाडा ने सरकार जो आरबीआई से मांग की कि साहब इनको एमएसएमई के तौर पर मान के इनको आसानी से कर्ज मुहैया कराया जाए। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा और ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा कंज्यूमर्स को, जिनके लिए बैंकों के पास देने के लिए एक तो ज़्यादा फंडिंग पूल होगा, और दूसरा बैंकों के पास मौका होगा कि अब वो रिस्क वेटेज कम होने के बाद ज़्यादा कर्ज बांट सकें और कम ब्याज पे कर्ज बांट सकें। तो ये एक जो है वो बड़ा फ़ायदा बैंकों को और बैंकों के जरिए आपके आम कंज्यूमर्स को होने वाला, जिन्हें कम कर्ज पर कम ब्याज पे आपको ऑटो लोन मिलने की गुंजाइश होगी। और इस तरह से जो पूरा का पूरा अगर ये जल्द मान लीजिए पास ऑन होता है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा फेस्टिवल के दौरान पूरे की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को हो सकता है। उसमें सरकार का जीएसटी का आप समझिए रिफॉर्म अगर जोड़ दीजिए तो ऑटो सेक्टर के अब अच्छे दिन क्या आने वाले हैं, इसकी एक उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, ये रिस्क वेटेज वाला मामला को और मैं आसान भाषा में आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि अभी बैंकों को हर 100 रुपये के ऑटो लोन पर 100 रुपये की जो पूंजी है उसको सुरक्षित रखनी पड़ती है। अगर जो रिस्क वेटेज वाला मामला है अगर वो घटकर 75 हो जाएगा या 50 कर दिया जाएगा तो कहा जा रहा है कि बैंक को उतनी ही पूंजी रोकनी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि बैंक को कर्ज देने की जो क्षमता है वो उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर, इसी बात को आप अभी न्यूज़ रूम में मुझे समझा भी रहे थे कि विशाल, होम लोन से अगर मैं कंपेरिजन करूं तो वो वाला मामला नहीं बैठता है। उस मामले को मैं समझना चाहूंगा कि होम लोन वर्सेस ये कार लोन वाला। देखिए, होम लोन्स के लिए जो रिस्क वेटेज है वो 35% से 50% का होता है। यानी हर 100 रुपये के होम लोन को जो आप बांट रहे हैं उसके लिए आपको 35 रुपये अलग रखने हैं या 50 रुपये अलग रखने हैं। इनके लिए हर 100 रुपये की अगर एक कार लोन दे रहे हैं तो आपको 100 रुपये अलग रखने हैं, ताकि अगर वो लोन डिफॉल्ट होता तो आप 100 रुपये से उसकी प्रोविजनिंग कर सकें, बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल रहे। अब अगर मान लीजिए इसको 75% ले आता है बैंक या आरबीआई कर देता है, या 50% मान लीजिए कर देता है, तो हर 100 रुपये के लोन पे बैंक के पास 25 रुपये या 50 रुपये बच रहे हैं, जिसको वो कर्ज के तौर पे बांट सकता है। इससे बैंकों के मार्जिन बढ़ेंगे, इससे बैंक कम ब्याज दर पे कर्ज देने को सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर होम लोन और ऑटो लोन के बीच में बस फर्क इतना है कि जब आप होम लोन लेते हैं तो होम मतलब घर या प्रॉपर्टी एक एप्रिशिएटिंग एसेट है जिसकी कीमतें बढ़ती हैं, तो बैंकों के पास उसमें रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि कल को अगर जिस बंदे ने होम लोन लिया और उसको नहीं चुका पाया तो उसका आप उसके घर को बेचेंगे तो आप बैंक का पूरा कर्ज रिकवर हो जाएगा, प्लस आपको जो ब्याज मिल गया या प्रिंसिपल मिल गया वो अलग है। कार के साथ ये मामला नहीं है। कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी वक्त के साथ कीमत घटती है, आधी रह जाए चौथाई रह जाए तो उसमें बैंकों को लॉस होने के आसार होते हैं। इसीलिए इसमें पूरा 100% का जो रिस्क वेटेज है वो रखा जाता है। एक लास्ट सवाल सर, कस्टमर्स के लिए क्या फ़ायदेमंद है? क्या ईएमआई कम हो सकती है? सर, पहला सवाल तो यही आता है माइंड में। नहीं, बिल्कुल ईएमआई जाहिर तौर पे बैंक अगर
देखिए 100 बीपीएस की कटौती हुई इस साल अब तक रेपो रेट में। इसके होम लोन वालों को तो फायदा हुआ, लेकिन कार लोन लेने वालों को उस लेवल का ट्रांसमिशन नहीं वही हुआ। बात तो फाड़ा कह भी रहा है सर कि प्राइवेट अगर बैंकों की बात की जाए तो सरकारी बैंक ट्रांसमिट ही फिर नहीं भी करते। दे रहे हैं, Exactly. प्राइवेट बैंक तो उसको भी देने में आनाकानी कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक चाह रहे हैं कि ये जो आरबीआई ने रेट कट किया है, इसका ये मौका है उनके लिए अपने मार्जिन को स्प्रेड करने का, मार्जिन बढ़ाने का। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एनआईए में, उसको बैंक बढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक पूरा फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ऑटो लोन हो चाहे होम लोन हो। लेकिन सर कुछ चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इससे बैंक के एनपीएस भी बढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा कर्ज बांटने लगे तो भविष्य में डिफॉल्ट होने का भी खतरा हो सकता है। तो क्या इस एंगल को भी आप डिकोड करेंगे? देखिए असेट क्वालिटी या जो अब बैंकों के जो कर्ज बांटने के जो पूरा सिस्टम है, वो पिछले जो 8-10 साल पहले था उससे बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। बहुत कम ऐसा है जहाँ पे कि कम जो योग्य लोग हैं उनको कर्ज बांटे गए हों। तो अब असेट क्वालिटी को लेकर बैंक खुद ही बहुत ज़्यादा सजग हैं, और बार बार आपके साथ अगर आपकी एक ईएमआई मिस होती है तो बैंक उसके तुरंत बाद आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं। तो अब बैंकों पे सरकार का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे अगर मैं सरकारी बैंकों की बात करूं तो जी। या अगर आप अभी देख लीजिए इंडसइंड बैंक का मामला, आरबीआई सरकार सब एक्शन में थे उस मामले में, जिसमें F&O डेरिवेटिव ट्रेड किए गए और उसमें लॉस की बात आई। खैर